जी के पास जा रहा हूं पहले। दीपक जी, आपको लग रहा है ना कि इंडिया के लिए एक मुश्किल स्थिति आ गई है सामने? क्या करेंगे? अभी दोस्त इजराइल के साथ कुछ बोलेंगे या ईरान के साथ कुछ बोलेंगे? दीपक जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी आ रही है, बोलिए दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप तो एम्बेसडर अचल को भी बुलाए हैं, बाकी फौजियों, हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स को, हमारे एकेडमिक एक्सपर्ट्स को, तो उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर। मैं तो उस एरिया में रहा हूं, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं। 1970s में जब शाह ईरान वहां पर हुकूमत करता था तो सर डायरेक्ट फ्लाइट होती थी तेहरान से टेल अवीव, और ईरानियन जाते थे उन फ्लाइट्स में टेल अवीव के नाइट क्लब में नाचने, शराब पीने और सब कुछ करना जो वहां नाइट क्लब्स में होता है। क्यों सर? फिर क्या हो गया? जितने जंग मैंने देखे हैं, मुझे 52 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, तो ये पड़ोसियों के साथ हमेशा समस्या होती है। हमारी पाकिस्तान के साथ है, चीन के साथ, चीन की जापान के साथ है, चीन की वियतनाम के साथ है, चीन की ताइवान के साथ है। आप कोलंबिया आगे चले जाएं दक्षिण अमेरिका में तो उसकी वेनेजुएला के साथ है, उसकी इक्वाडोर के साथ है। पड़ोसी के साथ जब कॉमन बॉर्डर होता है आपकी समस्या होती है। ईरान की क्या समस्या है इजराइल के साथ? 2000 किलोमीटर दूर है ना वहां से, क्या तकलीफ है उसको? बड़े अच्छे से वो जी रहे थे। यहूदियों ने तो कभी भी कुछ नहीं कहा ईरान को कि हम शिया इस्लाम को खत्म कर देंगे। ईरान कौन होता है कहने वाला कि यहूदियों को जीने का हक नहीं है? 2005 में मैं सूडान में आपका करा दूं तो वो महमूद अहमदीनेजाद उस समय ईरान के राष्ट्रपति थे, डिनर पे कहते हैं, मैं बैठा हूं सामने, डिनर पे कहते हैं कि इजराइल को जीने का हक नहीं है। ये क्या बात है सर? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या तकलीफ है आपको इजराइल से? आप लोग तो हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है, मैं समझने की कोशिश करता हूं क्यों हो रहा है। क्योंकि इस्लामिक समुदाय में इस समय, इजिप्ट को भूल जाइए, 4 पहलवान हैं। ईरान कहता है मैं शहंशाह क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी फौज है। सऊदी अरेबिया कहता है जा बकवास मत कर, मक्का मदीना तो मेरे पास है, मैं हूं। पाकिस्तान कहता है अमेरिका के दान दिए हुए न्यूक्लियर वेपन मेरे पास है, मैं शहंशाह हूं। और तुर्की कहता है ओटोमान का तो मैं हूं, मैं शहंशाह हूं। आपस में इनका कोई फैसला नहीं है। सो आपने अभी पूछा है कौन कूदेगा ईरान की तरफ? जिल्च, जीरो। सर जब रेवोल्यूशन हुआ था ना वहां पे, जब वो खुमैनी साहब आए थे, ईरानी वो क्या बोले थे कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। अब यही रेवोल्यूशन आप अरब देशों में ले जाए, जितनी मोनार्कीज हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, सबको खत्म कर दो, वहां पर भी इस्लामिक क्रांति होनी चाहिए। क्यों भाई? क्या तकलीफ थी आपको उनके साथ? आपको तो शाह पहलवी के साथ आपकी नाराजगी थी, तो बाकी मोनार्कीज क्यों? उनके साथ वैसे ही आपने दुश्मनी मोल ले ली। सुन लीजिएगा सर, ये जो बात करते हैं ना थर्ड विश्व युद्ध एंड ऑल दैट, ये अफसाना है सर। ये दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। सर पहले विश्व युद्ध में 30 देश लड़े थे, दूसरे में 55 देश थे। ये कहां से विश्व युद्ध होगा? अमेरिका विल डिफेंड इजराइल, समझ लीजिए इसको। वो ठोकेगा ईरान को, और ईरान अकेला है। क्या चीन भेजेगा अपनी फौज वहां पर लड़ने के लिए? रूस भेजेगा? कौन भेजेगा उसके साथ लड़ने को? अपनी गलती के कारण वो अकेला हो गया है सर। अब है उसके पास ताकत, नोबडी डिनाइज दैट, लेकिन इजराइल को जो इस समय कर रहा है, इजराइल अब उसको बहुत मारेगा। ये तो पार्टी की अभी शुरुआत है सर। जब इजराइल पे हमला किया था हमास ने सर, आपको याद होगा, देखिए सर, रूस ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया, रूस ने अमेरिका से। हाँ सर, ये एंगल तो भूल ही गए थे। बिल्कुल सही आपने याद दिला दिया कि इजराइल और हमास की जंग में भी ईरान का बहुत बड़ा रोल था। वो हिजबुल्लाह से हमले करवा रहा था, हुतियों से करवा रहा था, और ये हिजबुल्लाह और हुती किसके साथ हैं सबको पता है, कौन इनको फीड करता है। बिल्कुल सही आपने याद दिलाया दीपक जी, बोलिए आप बोलिए। मैं इतना कहना चाहता था, रूस ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया? उसने अमेरिका से बोला टाइगर तू तो समुद्र के उस पार है, तू मेरे द्वार के ऊपर नेटो को क्यों भेज रहा है? तो इजराइल यही कह रहा है कि ईरान तू तो 2000 किलोमीटर दूर है, मेरे द्वार पर हमास, हिजबुल्ला और हुतियों को क्यों भेज रहा है? सर लॉजिक पूरा इजराइल के साथ है। बट ईरान की एक समस्या है, वो बड़ा पुराना इंपीरियल ईरानियन एम्पायर उसकी याददाश्त में है, बट व्हाई एट द एक्सपेंस ऑफ इजराइल? सर आप मेरी बात मानिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में मैं रहा हूं, 193 देश हैं, 2-4 को छोड़ दीजिए, ईरान के साथ कोई नहीं है। ये तीसरा विश्व युद्ध बयानबाजी का होगा। नो बॉडी विल सपोर्ट ईरान। मिसाइलें उसने बनाई है, इजराइल को नुकसान होगा, बट दे आर यूज्ड टू इट। मैं आपको ये पुस्तक दिखा देता हूं, अगर आप कैमरा पर देख पा रहे हैं। ये एक हमारे इजरायली मित्र ने किताब लिखी है, इसका उनका नाम है रोनेन बर्गमैन। किताब का शीर्षक है राइज एंड किल फर्स्ट। इजराइल का डीएनए है, यहूदी देश को खतरा है, उनको
ईरान खत्म कर देना चाहता है, नक्शे से मिटा देना चाहता है, जो वो महमूद अहमदीनेजाद कहते थे इनको हक नहीं है जीने का। तो राइज एंड किल फर्स्ट, उठो यहूदियों और दुश्मन को मिटा दो इससे पहले कि वो आप पे हमला कर सके। ये इजराइल का डीएनए। एंड सर, सच्ची आपको बात बताऊं सर, और ये मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, मैं नहीं जानता मेरी सरकार की क्या ओपिनियन है, हम दोनों के दोस्त हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि भाई शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। पुतिन को भी कहा था ये युद्ध का जंग दौर नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज मैं अपने दिल से कह रहा हूं सर कि जब इजराइल पे हमला होता है ना, तो उस दिन मैं यहूदी होता हूं सर। उनको भी जीने का हक है। क्यों उनके पीछे पड़ी हुई है दुनिया? क्या किया है उनको? क्यों आपने उनको अरब देशों के बीच में लाके बिठा दिया? उसमें इजराइल की क्या गलती थी सर? लैटिन अमेरिका भेज देते, अफ्रीका भेज देते। ईरान क्यों फुदक रहा है? ईरान की जमीन पर थोड़ा हमला किया था, उन्होंने तो अरब लोगों की जमीन ली है। ईरान अरब एक नहीं है सर। और अगर आप इस बात को स्वीकार करें, आप समझेंगे कि इजराइल को पूरा हक है अपना बचाव करे। उसको जीने का हक है सर, किसको जीने का हक नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है सर, थोड़ा सा अगर आप और समझा पाए, आपने बहुत क्लियर, आपने एक स्टैंड भी लिया और आपने बहुत क्लियर शब्दों में समझाया भी। थोड़ा सा ये और समझाइए सर कि जो बाकी अरब वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके साथ इजराइल के रिश्ते तो बड़े बेहतर हो गए हैं। कई देशों के साथ तो एकदम पक्की दोस्ती जैसी हो गई है, बहुत अरेंजमेंट्स एग्रीमेंट्स हो गए हैं। तो ये एक शिया कंट्री ईरान, इसके साथ ये यहूदियों की दोस्ती क्यों नहीं हो पा रही? क्या वजह है? सर प्रिसाइसली यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। शाह के टाइम में तो जो इस समय इजराइल के लीडर थे और शाह भी, वो पेरिफेरल फ्रेंडशिप कहते थे कि यार हमारी तो बहुत दोस्ती है, हमारी दुश्मनी का। इन बेंजामिन नेतन्याहू ने डराइस द ग्रेट की बात की, हमारे तो बहुत एक्सचेंजेस होते थे। वो लोग सहते थे, वो देश टू वेलकम यहूदी, जैसे भारत उनको वेलकम करता है। एकदम से ये जब इस्लामिक क्रांति आए, क्या हो गया इन लोगों को? अब मेरा मानना सर, जो इसने कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि इजराइल जो करेगा वो करेगा, लेकिन अंदरूनी हालात जो ईरान में है सर कौन से देश में 50% आप इन्फ्लेशन रखिए, 60% अनएम्प्लॉयमेंट यंग पीपल में, वो सड़कों पे उतरेंगे। औरतों को आप पकड़ के ले जाते हैं, लड़कियों को जेल में डाल देते हैं, मार देते हैं, हर चीज इस्लाम के नाम पर। व्हाट इज ऑल दिस? ये क्या हो रहा है सर? मेरा मानना है कि अब ईरान के लोग सड़क पे उतरेंगे और इन मुल्ला की जो रेजीम है इसको खत्म कर देंगे। देयर हैज टू बी रेजीम चेंज, तब उस एरिया में शांति आएगी। नहीं तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया, सबसे पहले उसका टारगेट होगा इजराइल, और उसके बाद जो ये गल्फ किंगडम्स हैं उनके ऊपर वो उनको धमकी देगा, वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करे। इसीलिए सारी जितने देश हैं उस एरिया में वो डरते हैं और वो भी यही चाहते हैं। पब्लिकली नहीं कहेंगे सर, प्राइवेटली मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे यही कहा है, गो ऑन इजराइल, डोंट स्टॉप, खत्म कर दो इन लोगों को, ताकि कई साल तक ये उस एरिया के लिए खतरा ना बन सके। ईरान इज द नॉटी बॉय ऑफ द रीजन। और फाइनली एक चीज मैं आपको बता देता हूं सर, आपको मालूम है कि ये जो मैड मुल्ला मुनीर है जो आजकल अमेरिका गया हुआ है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। एक चीज शायद आपको भी मालूम होगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा है कि जब वो ईरान, व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई कर दिया, कोई इन्विटेशन नहीं दिया मुनीर को। नहीं, मैं वही बता रहा हूं सर, जाने की जो बात वहां चल रही थी इस मैड मुल्ला की, एक चीज आपको बताता हूं। ये गया था ना अपने प्रधानमंत्री के साथ, ईरान भी गया था, तुर्की भी गया था और एक दो और देशों में गया था एंड ऑफ में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब ये मेरे कुछ जो दोस्त हैं अमेरिका में, उन्होंने बताया है कि इसने जब ईरान गया था तो वहां के जो आर्मी के चीफ थे उनको एक घड़ी, बड़ी महंगी और खूबसूरत घड़ी पेश की, उनकी हथेली पर खुद डाली, उसके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर था और इजराइल ने उसका प्रयोग किया उस चीफ को ऊपर भेजने के लिए। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, पर इजराइल ने पहले भी किया। याद होगा सर, कुछ ही महीने पहले वो हमास के पेजर्स और वो हैंड हेल्ड वॉकी टॉकीज में भी रख दिया था, जैसे वो ऑन करते थे उड़ा, ये आपको याद होगा। सो देयर इज क्रेडिबिलिटी इन दिस। मेरा मानना है सर, एटलीस्ट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, पाकिस्तान आतंकिस्तान बहुत शोर मचाएगा, ये हो गया वो हो गया, इस्लाम पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कोई नहीं खड़ा होगा ईरान के साथ। ईरान स्टैंड्स एक्सपोज्ड एंड अलोन। ओके सर, एक जवाब और दे दीजिएगा। दीपक जी, मैंने पूछा था, आपने वो बस 2-4 शब्द ही बोले। मैं चाह रहा हूं थोड़ा क्लियरली अगर आप बोल पाए, इसमें इंडिया क्या करेगा सर? हिंदुस्तान तो फंस गया ना, जैसे गजा में फंस गया। यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में आया था सीज फायर के लिए एक प्रस्ताव, वहां पर हमने अब्सटेन कर लिया। कुछ यूरोपियन देश भी सीज फायर के पक्ष में वोट करके आए हैं सर वहां पे, हमने क्यों अब्सटेन कर लिया? यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया उसे। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन क्या हमारे सामने एक बार फिर आने वाली है क्या, इजराइल में और इसमें ईरान में?
नहीं सर, ये डोमेस्टिक इशू पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो मेरी ट्रेनिंग नहीं होती सर। ये पॉलिटिशियंस रहे, ये जो करते रहे। लेकिन हम पे क्या असर पड़ेगा? ईरान से तो हम वैसे ही तेल नहीं खरीद रहे हैं सर, बिकॉज ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस। ये कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला। इट विल हैव नो इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर। और एक चीज आपको और बता देता हूं सर, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, जिनको मैं मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं, ये धंधे वाला है। ये करता है ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट। हूथी अब क्यों नहीं ठोक रहे अमेरिकन शिपिंग को? क्योंकि समझौता कर लिया उनके साथ कि तू मेरी शिपिंग को मत ठोक, बाकी सबको ठोक। ये सब के साथ, ये वो जो सीरिया का आतंकी नहीं होता था अलकायदा वाला, अल-शारा जोलानी, आजकल तो बड़ा हैंडसम डार्लिंग बन गया डोनाल्ड ट्रंप का। सऊदी अरेबिया को बेच के आता है हथियार, तुर्की को बेच के आता है हथियार, यूएई को बेच के आता है। हाउ डज ही केयर? जब तक अमेरिका को मुनाफा हो, दैट्स ऑल दैट ही वांट। तो भारत पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे सर, ये सब शांत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अचल जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। जनरल बख्शी भी